हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आज 12th नंबर का है। इससे पहले हमने 11 पेपर सॉल्व कर दिए। जिन भी साथियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है वो अवश्य उन क्लासेस को देख ले। साथ ही जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी क्लास अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लासेस आसानी से देख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि इफ़ डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 है तो डी क्यूब माइनस 1/d³ की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 और आपसे पूछा गया है डी क्यूब माइनस 1/d³ की वैल्यू। देखिए, हमें चाहिए माइनस का, तो d माइनस 1/d का अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू स्क्वायर वाली आपको दी हुई है, तो क्या होगा डी स्क्वायर प्लस 1/d² माइनस 2d गुणा 1/d, यही होता है। d से d कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये वैल्यू आपको दी हुई है 18, अगर हम इसकी जगह 18 लिख दें माइनस 2 करें तो क्या बनेगा 16। ये जो 16 बना है ये किसकी वैल्यू है, d माइनस 1/d का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से रूट ले लेते हैं तो क्या बनेगा d माइनस 1/d बराबर 4 बनेगा। ठीक है, d माइनस 1/d 4 बनेगा। अब आपके पास में क्या पूछा हुआ है, डी क्यूब माइनस 1/d³। तो आपको ध्यान हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि x माइनस 1/x अगर आपको a दिया हुआ है तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब आपको हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a। क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a। तो a कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 3a यानी कि 4 3 12। क्या बन गया 76 बन गया। क्या बन गया 76 हो गया। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू r प्लस h। ये कितना दिया हुआ है आपको 330 दिया हुआ है। यहाँ से 2 गुणा 22/7 गुणा r क्या होगा, ये व्यास है तो r क्या होगा आधा हो जाएगा, तो 5 प्लस h बराबर 330। ये सारी वैल्यू इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो यहाँ 5 प्लस h बच गया, ये 330 है, गुणा यहाँ भाग है तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा 2 गुणा 22। सही है भाई। इसको 11 से काट लें 30, ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 15 बार। ठीक है, ये 5 और है, इस 5 को भी तो लेना पड़ेगा, 5 लिया नहीं हमने, तो 5 दिए कटेगा 3 बार। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई है, इधर देखिए 5 प्लस h बराबर 7 21/2, 21/2, 21/2 को हम लिख सकते हैं 10.5। तो h बराबर क्या आ जाएगा 10.5 माइनस 5 यानी कि 5.5 आपका आंसर हो गया। तो ऊंचाई पूछिए आपसे, ऊंचाई कितनी हो गई 5.5 हो गई। समझ में आ गया। ये क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आपके समझ में भी आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट के बाद के विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपये है। बिल की वास्तविक क्या है, वास्तविक राशि क्या है। तो एक तो 32% की छूट दे दी इसने, अब 20% की 2 बार दे दी। तो आपको ये ध्यान है कि 20% की -20 माइनस 20 प्लस 20 गुणा 20/100। छूट दे रखा हो तो एक फॉर्मूला होता है माइनस प्लस XY/100, ये होता है। ठीक है, -20 कितना हो गया -40 प्लस 0 से 0 0 से 0 4 प्लस 4 तो माइनस के 36, यानी कितनी प्रतिशत की छूट दे दी 36% की छूट दे दी। पहले कितने की दे रहा था 32 की दे रहा था, अब कितने की दे दी 36 की दे दी। कितना प्रतिशत का फर्क पड़ गया 4% का फर्क पड़ गया। ठीक है, 4% की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, कितनी दी हुई है 25 दी हुई है। तो यहाँ से हमको क्या करना है 100% निकालना है, तो 25/4 गुणा 100, 25 से 100 कट गया, सॉरी 4 से 100 कट गया 25 बार, 25 गुणा 25 क्या होता है 625 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा 625 इज योर आंसर, जो कि क्या है बिल का एक वास्तविक
राशि है। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, तो उनके औसत वजन क्रमशः 70 किलो, 60 किलो और 30 किलो है। तो समूह का औसत वजन क्या होगा? देखिए, इसके लिए एक सबसे बढ़िया है कि हम जो समूह है उसमें लोगों की संख्या को 100 मान ले, तो क्या है, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 100 पुरुष हैं, 100 टोटल लोग हैं, तो 40 पुरुष हो गए, 35 महिलाएं हो गई, शेष बच्चे यानी कि 25 बच्चे हो गए। अब इन सबका औसत वजन दे रखा है आपको, 70 दे रखा है पुरुष का, महिला का 60 दे रखा है और बच्चों का 30 दे रखा है। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 7 चौक 28, 2800, 6 पंजो 30, 3 36, 18 और 3 21, ये कितना हो गया टोटल? 750। इन सबको जोड़ दें और उसमें 100 का भाग दे देंगे तो हमारा औसत वजन आ जाएगा 0, 5, 8 और 8 16, हासिल 1, 5, 5650। 5650 में अगर हम 100 का भाग दे दें तो एवरेज आ जाएगा सबका 5650 बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गई और 56.5 आपका क्या हो गया? औसत आ गया। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया हमने 100 क्यों माना था? 100 इसलिए माना था कि ये जो परसेंटेज दे रखा है पुरुषों का और महिलाओं का और बच्चों का, वो अच्छे से डिवाइड या आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 40:35 x है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कि ये बीच वाले जो उनका गुणा बाहर वाले दोनों के गुणा के बराबर होता है। तो 35 गुणा 35 बटा 40, काट दीजिए, ये 8 बार, ये 7 बार। 35 गुणा 7 करेंगे क्या आएगा? 7 5 35, 3 7 21 और 3 24 बटा 8, यानी कि 245 बटा 8। 245 बटा 8 ऑप्शन में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 245 बटा 8 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, हमारे पास में कोई 100 रुपये का कोई आइटम है, 25% के लाभ पर यानी कि 125 पर बेचता है, लेकिन 100 की चीज़ देने के बजाय वो क्या करता है, 30% कम यानी कि 70 ही देता है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझें तो मेरे हिसाब से बहुत आसान रहेगा कि भाई 100 रुपये का कोई आइटम मान लिए, 100 ग्राम मान लो या 100 रुपये का मान लो, कुछ भी मान लो, उस पर 25% का लाभ लेता है तो कितना हो गया? 125 हो गया। और 30% कम तोलता है यानी कि 70 तोलता है। अब ये क्या हुआ, 70 से 125 हो गया, कितना बढ़ गया? 55 बढ़ गया बटा 70 गुणा 100। बस यही पूछ रहा। 0 0 कट गई, 550 बटा 7 आ गया। 7 से इसको काटो, 7 7 49, 6 बच गया 0, 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 बच गया 50 हो गया, 7 7 49, तो 78.57% की क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, नहीं तो आप अगर इसको टेक्निकली करें तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो x प्लस वाई 32 दे रखा है और आपको दे रखा है कि एक संख्या x y प्लस 18 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से क्या बन गया? x माइनस वाई बराबर 18 बन गया। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। यहाँ से एक y से y कट गया, 2x बराबर 50 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया? 25 आ गया। और y बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 25 है, तो ये 25 ही आपका आंसर हो गया है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न के। सरल कीजिए, सरल करें भाई। 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 गुणा 3 की पावर 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा 64 का रूट। 64 का रूट क्या होता है? 8 होता है। और 81 का क्या होता है? 9 होता है। तो 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3 से 3 9, 8 दिया 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सही करना था इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजू और रमन एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि राजू से कार्य प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए भाई, राजू और रमन
राजू करता है इसको 12 दिन में, रमन करता है 16 दिन में। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपन 48, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, कितना हो गया काम? 7 काम हो गया। ठीक है, 7 काम ये कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में करते हैं। लेकिन अब देखिए राजू से काम स्टार्ट करवाते हैं और वैकल्पिक दिन करते हैं। पहले दिन 4 होगा, फिर अगले दिन 3 होगा, यानी कि 2 दिन में काम अब 7 हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है? इस कंडीशन के साथ में 2 दिन में 7 काम हो रहा है। 7 का भाग देंगे, 7 छिंग 7 5 पहले 7 छिंग 42। ठीक है, अब बच गया अपना 6 काम। 6 में से 1 दिन तो राजू और कर लेगा। ठीक है, फिर बचेगा अपना 2 काम, 2/3, 2/3 काम बच गया। 3 क्यों आया? क्योंकि अगला जो टर्न आएगा वो रमन का आएगा। रमन 1 दिन में 3 काम करता है। 6 दिन लग रहे हैं, वो डबल लगेंगे। क्यों? क्योंकि 7 काम जो हो रहा है 2 दिन में हो रहा है। तो 6 दूना 12, 1 ये है, ये 13, 2/3। तो क्या बन गया? 13 सही 2/3 आपका आंसर हो गया। 13 सही 2/3, ऑप्शन ए इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो सबसे पहले 275/5 करें, इससे इसकी चाल निकालें तो 50 25 50 25 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अगर चाल को कम कर दिया जाए, कितना? 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो 50 रह जाएगी। तो 250 किलोमीटर की दूरी को कितना में करेगी? तो 250/50 कितने घंटे में? 5 घंटे में। ये बेसिक से आसान से क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बेसिक आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम ये डेली यूजेज में काम करते हैं। आजकल हर कोई गाड़ी चलाना जानता है, बाइक जानता है, कार जानता है, तो सब जानते हैं कि 5 घंटे में 275 चलेंगे, तो सब एवरेज निकालना जानते हैं इस क्वेश्चन का। सही है कि नहीं है? तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो उस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था और आज भी करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है समबाहुभुज निकालने का, भुजा निकालने का? n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ये क्या है? प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला। प्रत्येक अंतःकोण की मात्रा मान क्या दे रखा है? 160 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 180 n माइनस 360 बराबर n इधर चला जाएगा तो 160 n हो गया। n वाले पोर्शन को इधर लिया और बाकी को इधर लिया, तो क्या हो गया? 20n बराबर 360। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कितनी आ गई? 18 आ गई। आपसे क्या पूछा है? n ही पूछा है, यानी भुजाओं की संख्या पूछी है, तो n बराबर 18 आ गया। आसान क्वेश्चन, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पर 2 डिटेल और है, आपको बता दूँ। ये तो हो गया आपके प्रत्येक कोण अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला। एक होता है बाह्य कोण, तो जितने भी बाह्य कोण हैं उन सबका जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखना। बड़े अगले प्रश्न की ओर। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर बोतल, ठीक है, पर स्थिति भूतल है ये, भूतल पर, बोतल लिख दिया, बोलो भाई। भूतल पर स्थिति किसी मीनार की छाया की लंबाई का 40√3 बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए भाई, कोई मीनार है, यहाँ से पहले 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है, अब क्या हो गया है कि इसकी लंबाई बढ़ गई है छाया की, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, लंबाई बढ़ी है अपनी 40√3। अब देखिए, ये h है और x को यहाँ से और यहाँ तक का हमने मान लिया, यहाँ तक का x, ये h है। तो यहाँ से क्या करेंगे? h/x बराबर क्या है? √60 डिग्री का फॉर्मूला क्या, और वो क्या होती है? tan 60 डिग्री की √3 होती है। तो h की वैल्यू क्या आ गई? √3x। ठीक है, √3x लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, अब देखिए अगला बोल रहा है कि ये वाले अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए। इस वाले ट्रायंगल में क्या बोल रहा है? 30 डिग्री का एंगल हो गया है। ठीक है, तो √3x अपॉन x प्लस करेंगे अब, क्यों? क्योंकि 40√3 भी जुड़ गया, तो 40√3 ये बराबर किसके हैं? 1/√3 के। 1/√3 कैसे आया? क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3x बराबर x प्लस 40√3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x को इधर लिया हो तो 2x बराबर आ गया 40√3। ठीक है, तो x बराबर आ गया है अपने 20√3। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछ गई ऊंचाई, तो x की वैल्यू आ गई अपने 20√3, तो ऊंचाई की वैल्यू निकाल लोगे, √3x से गुणा कर दोगे, तो √3 गुणा x की वैल्यू है 20√3। ठीक है, तो √3 3 हो जाएगा, 20 गुणा 3 यानी कि 60।
सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपको दे रखा है, मीटर दे रखा है तो 60 मीटर की आपकी ऊंचाई हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर से ज़रूर मिलेगा। बेसिक ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सेम रह सकती है, थोड़े आंकड़े चेंज हो सकते हैं, आंकड़े तो मैथ्स के पेपर में चेंज होते ही रहते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सरल कीजिए, सरल करो भाई। सबसे पहले क्या दे रखा है, ब्रैकेट में 6x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस x³ प्लस 2x माइनस 3। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 6x³ माइनस 12x² प्लस 18, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, x³, इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब करो भाई, 6x³ में से x³ क्या दो 5x³, x² वाली वैल्यू है इधर कहीं भी नहीं है तो आप माइनस का 12x² रहेगा, ये 18x, ये 18x है प्लस का, ये 2x माइनस का तो प्लस का 16x बच जाएगा, 3 है नहीं तो 3 का 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, 5x³ माइनस 12x² प्लस 16x प्लस 3, ऑप्शन ए इज योर आंसर। बस इसका बेसिक सा था, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके जो ब्रैकेट था इसको खोलना था, बाकी क्वेश्चन आसान है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, इसका भी सरल करने वाला ही हो गया, ये मान निकालना है। क्या निकालना है, 325 गुणा 5 प्लस 31 गुणा 21 माइनस 22 गुणा ब्रैकेट में 63 माइनस 52। ठीक है, तो इसको करो, 325 गुणा 5 कर लो पहले तो, 5 25 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16, एक तो ये हो गया। अगला दे रखा है आपको 31 गुणा 21, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 63 और 2 65, दूसरी हो गई है 651। तीसरा निकाल लेते हैं, 22 गुणा, अब पहले इसको माइनस करो, क्या है 11, तो 22 गुणा 11, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 और 2 42, इन दोनों को तो जुड़ेगा और ये क्या होगा, ये दोनों तो जुड़ेंगे और ये माइनस होगा, 6 7 2 2, 2276 हो गया। इसमें से 242 माइनस करें, करो भाई, तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 3, ये बचेगा 0 और ये हो गया 2, तो 2034 आपका आंसर हो गया। तो ये क्या सरल करने पे क्या आएगा, 2034 आएगा, यही आपका आंसर है। समझ में आ गई। आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की स्पीड है जो धीरे धीरे इम्प्रूव करनी ही करनी है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ देते हैं, वो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेटिव देते हैं। अब जैसे ये कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। एक बेसिक फार्मूलाज को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बोर्ड मास का फार्मूला इसमें पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है, वह घर के किराए पर 5,000 रुपये, बिलों पर 2,000 रुपये खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। ठीक है, यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत कितनी थी। ठीक है, 15,000 रुपये तो उसकी आय है, इसमें से क्या करता है 5 और 2 7,000 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है, बचत कितनी है इसकी 8,000 रुपये। अब साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने में से एक महीना उसका बर्थडे वाला आता है, नहीं जन्मदिन वाला आता है, तो उसमें सारा खर्च कर देता है। तो बचत उसकी कहाँ रहती है, 11 महीने की रहती है, तो 8,000 गुणा 11 महीने की बचत रखेगा वो, बाकी तो 12वें महीने में सारा खर्च कर देगा। तो बचत कितनी थी उसकी 88,000 रुपये थी। बस इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसका बस इतना सा आंसर है, कुछ नहीं था इसमें, बस ये बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को आराम से शांति से पढ़िएगा, जिससे क्या है क्वेश्चन आपको समझ में आते जाएगा। नहीं तो आप एक साथ में क्वेश्चन देख के, बहुत बड़ा क्वेश्चन देख के आप घबरा गए तो क्वेश्चन आपसे होगा भी नहीं और आपको परेशान करेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़िया, अगले प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य युग्म वो होता है जिसके अंदर कॉमन कोई भी नहीं हो, कॉमन नहीं हो तो सह अभाज्य नहीं है, यानी कि जिसमें कॉमन होगा। तो 11 और 14 में कॉमन है, नहीं है। 17 34 में 17 कॉमन है तो ये सह अभाज्य नहीं होगा। 13 18 में कोई कॉमन है, नहीं है। 16 17 में 16 और 170 में कोई कॉमन है, नहीं है। तो सह अभाज्य नहीं है, कौन सा नहीं है, वो है 17 और 34। ठीक है, कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्या बेसिक से क्वेश्चन होते हैं लेकिन कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो आप क्लिक भी नहीं कर पाते हैं कभी कभी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक
ठोस गोले में से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए, पहले तो इस गोले का आयतन निकाल लीजिए, 4πr 4/3 πr क्यूब, 6 गुणा 6 गुणा 6। इसमें से अगर हम इस वाले आयतन का भाग दे दें, 4/3 पाई 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 का भाग दे दें, तो हमारे पास में वो गोलियाँ आ जाएंगी जो बन रही है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ये पॉइंट हटाने के लिए 10 गुणा 10 गुणा 10 कर देते हैं। 3 पॉइंट है, 3 हटा दिए। इससे काटो 2 बार, इससे ये काटो 2 बार, इससे ये काटो 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 1 2 3 0, कितनी गोलियाँ बनेगी? 8000 गोलियाँ बनेंगी। यही आपका आंसर है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगर कोई भी तरीके का डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको गलती लगे या आपको कहीं डाउट महसूस हो, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास को अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8250 रुपये है। प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, 12.5% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन आपको दे रखा है। मिश्र धन क्या होता है? x प्लस x क्या है? मूलधन गुणा x गुणा r गुणा t/100, ये होता है। तो x प्लस यहाँ क्या दे रखा है आपको? x का x ही छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि मूलधन निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। r दे रखा है आपको 12.5 गुणा 2/100, यानी कि x प्लस 25 x/100। ठीक है, ये क्या हो गया? 125 x/100 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 8250 दे रखी है। 125 x/100 को 8250 दे रखा है। इसको यहाँ सॉल्व कर लो एक बार। 4 और 5, 25 से काट दिया। ये इधर जाएगा, गुणा 4 करेगा, नीचे आएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ रही है 5 एकम 5, 3 2 5 6 30 50 25। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 2 24 और 2 26, यहाँ से लगी 2 4 2 6 6600। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 6600, यानी कि मूलधन क्या है? 6600 है। और आपका मिश्र धन क्या है? मिश्र धन आपको दे रखा 8250। अगर हम 8250 में से 6600 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास में क्या बच जाएगा? ब्याज बच जाएगा। ठीक है, करिए। 5 ये 6 और ये 1, 1650 रुपये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया, जो कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 100 और 144 का में से क्या होगा? में से निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 144 और 108 का, तो क्या है? दोनों में कॉमन है। क्या बचा? 6 ये 3 36 36 इसका में से हो जाएगा। वैसे तो एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि आप 36 का, अगर आप क्वेश्चन के आंसर की जांच भी करना चाहें तो 36 का भाग इसमें देंगे, 3 बार जाएगा, इसमें देंगे 4 बार जाएगा। 3 और 4 क्या हो रहा है? दोनों अलग अलग फैक्टर बन रहे हैं। क्यों? इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो आपका क्या हो गया? 36 आंसर हो गया। समझ में आ गया? यानी कि ये क्या है? 3 और 4 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 है। 8 वर्ष पहले पिता और पुत्री की आयु का 7 गुना थी। अब 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी? तो एक तो x प्लस वाई दे रखा है आपको 80, यानी कि x तो पिता की और y पुत्री की आयु है। 7 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 8, 8 वर्ष पहले सॉरी, y माइनस 8 की क्या है? 7 गुनी है। ठीक है, तो x माइनस 8 बराबर 7y माइनस 7 56। y इधर ले आओ आप, तो क्या बन गया? x माइनस 7y बराबर, ये माइनस इधर से इधर जाएगा तो ये 48। ठीक है, जो भी माइनस का 48 हो गया। इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिख देते हैं। x प्लस वाई कितना दे रखा है? 80 दे रखा है, और x माइनस 7y क्या दे रखा है आपको? माइनस का 48 दे रखा है। कट करने के लिए साइन चेंज कर दें। ये 8y हो गया, किसके बराबर हो गया? 128 के।
वाई बराबर किसके हो गया, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 सिंह 48। वाई की वर्तमान आयु आ गई। वाई कौन थी, पुत्री थी। वाई कौन थी, पुत्री थी। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या आ गई, 16 वर्ष आ गई। अब ये पूछ रहा हमसे 8 वर्ष बाद, तो 16 और 8 24 वर्ष। तो पुत्री की आयु क्या है भी वर्तमान 8 वर्ष बाद में आयु क्या हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपने अन्य साथियों के साथ में चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।